नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने क्रेब्स चक्र के महत्व इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में अपन एटीपी संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत या केमिओस्मोटिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है केमिओस्मोटिक सिद्धांत। चलो स्टार्ट करते हैं। एटीपी संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत। एटीपी संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत, जिसको अपन केमिओस्मोटिक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिओस्मोटिक सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। हाँ भाई, देखो इसको समझते हैं। तो एक प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन, बात करें हम फोटोसिंथेसिस की और श्वसन की। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन क्रियाओं को ऊर्जा निर्माण, यानी ये दोनों जो क्रियाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन, इनमें दोनों के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में बनती है। किस रूप में बनती है? ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। जब किसी जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह एटीपी को एडीपी प्लस पी में तोड़ देता है और साथ में क्या उत्सर्जित होती है? ऊर्जा। इस ऊर्जा का उपयोग किस में कर लेता है? वह अपने दैनिक जीवन के कार्य संपन्न करने में कर लेता है। दैनिक जीवन के कार्य करने में संपन्न कर लेता है। हाँ जी, यानी एटीपी का विघटन किस में हो गया? एडीपी और फास्फेट समूह में हो जाता है, जिससे क्या मुक्त हुई? ऊर्जा। और इसका उपयोग विभिन्न दैनिक जीवन के कार्यों में इसे कर लिया जाएगा। इसलिए एटीपी को कोशिका की सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी को कोशिका की क्या कहा जाता है? सार्वत्रिक ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में, किस में? पीएस में जो एटीपी बनते हैं वो एटीपी प्रकाशीय फास्फोरिलीकरण द्वारा बनते हैं। फास्फोरिलीकरण द्वारा क्या बनते हैं? एटीपी का निर्माण होता है। जबकि श्वसन क्रिया के अंदर, किस क्रिया में? श्वसन क्रिया में एटीपी का निर्माण ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण द्वारा होता है। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण के द्वारा किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है। पीटर मिशेल ने, एक वैज्ञानिक है पीटर मिशेल, इनके द्वारा एटीपी निर्माण का रसायन परासरणी सिद्धांत दिया। यानी केमिओस्मोटिक सिद्धांत किसने दिया? अगर कोई पूछे तो पीटर मिशेल ने क्या दिया? केमिओस्मोटिक सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी एटीपी निर्माण के अंदर, एटीपी निर्माण में देखो भाई, श्वसन क्रिया के अंदर और प्रकाश संश्लेषण में क्या बन रहे हैं? एटीपी बन रहे हैं। तो जो एटीपी का निर्माण हो रहा है किस में? पीएस में।
पीएस यानी प्रकाश संश्लेषण में तो पीएस एटीपी का निर्माण हरित लवक में होता है। कहाँ पे होता है? हरित लवक में। और श्वसन क्रिया में एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अर्थात कहने का मतलब है इस सिद्धांत के अनुसार हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों एटीपी निर्माण में भाग लेते हैं। ये दोनों के दोनों कोशिकांग हैं, वो एटीपी निर्माण के अंदर भाग लेते हैं। अब ये सिद्धांत ये कहता है कि धन आवेशित प्रोटीनों का, ये मान लो हरित लवक है या माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो धन आवेशित प्रोटीन है, धन आवेशित प्रोटीनों का हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के आर पार गमन, धन आवेशित प्रोटीनों का हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियों के आर पार गमन उसमें प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होता है। उसमें काम आने वाले किनके द्वारा नियंत्रित होता है? एंजाइमों द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके कारण झिल्ली के दोनों ओर विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता उत्पन्न होती है। विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता उत्पन्न होती है। यानी इस झिल्ली के दोनों ओर क्या उत्पन्न हो गई? विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता उत्पन्न होती है। इस प्रवणता के उत्पन्न होने के निम्न कारण हो सकते हैं। ये प्रवणता किस लिए उत्पन्न हो रही है? एक तो झिल्ली के दोनों ओर हाइड्रोजन आयनों की, पहला तो क्या हो सकता है कि झिल्ली के दोनों ओर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में अंतर होता है, या फिर पीएच में अंतर होता है। एक तो ये कारण हो सकता है कि दोनों ओर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता में क्या होता है? अंतर होता है, या फिर पीएच में अंतर होता है। दूसरा, झिल्ली के दोनों ओर विद्युत विभव में अंतर होता है। दूसरा, झिल्ली के दोनों ओर विद्युत विभव में अंतर होता है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है? विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता उत्पन्न होती है। अर्थात ये दोनों जो घटक हैं, एक तो H+ आयनों के सांद्रता में अंतर और एक विद्युत विभव में अंतर, इन दोनों कारणों के कारण या दोनों कारकों के कारण धनायन गतिदायी बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण धनायन सांद्रता, जो धनावेश हैं, वो सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करते हुए, सांद्रता प्रवणता के अनुसार गति करते हुए किसके उपस्थिति में? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसका निर्माण करते हैं? एटीपी का निर्माण करते हैं। इसको जैसे अपन इस तरह रिएक्शन के रूप में भी दर्शा सकते हैं कि भाई जो धनायन है ये किसकी उपस्थिति में? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये झिल्ली के आर पार गमन करेंगे। किसके आधार पे? विद्युत रासायनिक प्रवणता के अनुसार। और किसका निर्माण करेंगे? एटीपी का निर्माण करते हैं। इसे ही एटीपी संश्लेषण का रसायन परासरणी सिद्धांत कहते हैं। दोबारा से समझो, रसायन परासरणी सिद्धांत पीटर मिशेल द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि
एटीपी निर्माण के लिए हरित लवक में माइटोकॉन्ड्रिया भाग लेते हैं। और ये दोनों कैसे हैं? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई ये जो कोशिकांग हैं हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, इनकी जो झिल्ली है उनके आर पार जो धनावेशित प्रोटीन है उनका गमन होता है। और वो गमन किसके कारण होता है? विद्युत रासायनिक धनायन प्रवणता के आधार पे गमन होता है। और इसके लिए क्या काम में आते हैं? एंजाइम काम में आते हैं। अब ये जो गमन होता है वो किसके कारण होता है? या तो झिल्ली के दोनों ओर H+ आयनों की सांद्रता में अंतर हो, या pH के अंदर अंतर हो, या फिर झिल्ली के दोनों ओर विद्युत विभव में क्या होता है? अंतर होता है। इस कारण जो धनावेश है वो झिल्ली के आर पार गमन करते हुए एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करते हैं। इसे ही हम केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत कहते हैं। अब नया टॉपिक आता है हमारा कि भाई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का विघटन। O2 की अनुपस्थिति में जो पायरुविक अम्ल बना है ग्लाइकोलाइसिस से, उसका विघटन किस तरह से होता है? हाँ भाई, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का जो विघटन होता है उसे हम अपूर्ण ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी O2 की अनुपस्थिति में पायरुविक अम्ल का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऐसा ऑक्सीकरण होगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। पहले डीकार्बोक्सिलीकरण या किण्वन क्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल किस में बदलेगा? पहले तो पायरुविक जो अम्ल है डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया द्वारा किसमें? एल्डिहाइड में बदलता है, एल्डिहाइड में बदलता है। और CO2 यहां से मुक्त होती है तथा बाद में जो ये एसिटेल्डिहाइड है ये किस में टूटता है? अल्कोहल में टूटता है। ये एसिटेल्डिहाइड सबसे पहले पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के द्वारा एसिटेल्डिहाइड का निर्माण करता है। एसिटेल्डिहाइड में टूटता है। और एसिटेल्डिहाइड बाद में किस में टूटता है? अल्कोहल के अंदर टूट जाता है या अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, NADH2 किसके अंदर? NAD+ में अपचयित हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे NADH2 का NAD+ में अपचयन हो जाता है। अब पहली प्रक्रिया पढ़ रहे हैं अपन, डीकार्बोक्सिलीकरण या किण्वन क्रिया। हाँ जी, जिसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। यह क्रिया ज्यादातर किनमें? जीवाणुओं, कवकों में पाई जाती है। ज्यादातर किनमें पाई जाती है? जीवाणुओं एवं कवकों में पाई जाती है। यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता और शर्करा का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अल्कोहल व कार्बनिक अम्ल बनते हैं एवं जो CO2 है वो मुक्त होती है। लुई पास्चर ने सिद्ध किया कि अल्कोहलिक किण्वन यीस्ट कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा होता है। बुकनर ने क्या कहा कि यीस्ट कोशिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है। यीस्ट कोशिकाओं में उस एंजाइम की खोज की, जाइमेज एंजाइम की खोज। यीस्ट कोशिकाओं में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है जो जीवित कोशिकाओं में भी शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है। किण्वन क्रिया में बनने वाले उत्पादों के आधार पर किण्वन को अपन
निम्न तरह से बांट सकते हैं। इसका पहला टाइप आता है अल्कोहलीय किण्वन। अल्कोहलीय किण्वन, अल्कोहलीय किण्वन। हाँ भाई, अल्कोहलीय किण्वन है वो किस में पाया जा रहा है? यीस्ट में और कुछ कवकों के अंदर, और कुछ उच्च वर्गीय पौधों में भी होता है। कुछ उच्च वर्गीय पौधों में अल्कोहलीय किण्वन पाया जाता है। यह ग्लाइकोलाइसिस से बने पायरुविक अम्ल को 2 चरणों के अंदर किसमें? अल्कोहल में बदलता है। अल्कोहलीय किण्वन में क्या होगा? इसमें सबसे पहले जो पायरुविक अम्ल है, सबसे पहले पायरुविक अम्ल है वो डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के द्वारा किसमें? वही एसीटेल्डिहाइड व CO2 में टूटेगा। फिर ये जो एसीटेल्डिहाइड है ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में, डीहाइड्रोजिनेज, तो ये पहले पढ़ी थी वही प्रक्रिया है, सेम पहले अपन ने ये पढ़ी थी ना, सेम यही प्रक्रिया है। डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में यहाँ NADH2 काम में आएगा, NAD+ बनेगा और ये एथिल अल्कोहल में टूट जाएगा, एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। यह है अल्कोहलीय किण्वन। अल्कोहलीय किण्वन यीस्ट, कुछ कवकों, कुछ उच्च वर्गीय पौधों के अंदर पाया जाता है। इसमें जो पायरुविक अम्ल बना है ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के द्वारा, वो पायरुविक अम्ल 2 स्टेप में एथिल अल्कोहल में बदलता है। प्रथम स्टेप में तो पायरुविक अम्ल डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के द्वारा एसीटैल्डिहाइड और CO2 बनाता है। फिर ये जो एसीटैल्डिहाइड है ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक NADH2 का उपयोग करते हुए एथिल अल्कोहल में टूट जाता है। दूसरा आता है लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन, यहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनेगा। हाँ जी, देखो यह क्रिया कुछ जीवाणु जैसे, कुछ जीवाणु जिसके एग्जाम्पल भी हैं लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस क्लोस्ट्रीडियम और मांसपेशियम। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं लैक्टिक अम्ल बनने के कारण, मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है। यहाँ पे जो पायरुविक अम्ल बना है ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुविक अम्ल जो बनता है वह पायरुविक अम्ल लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एक NADH2 का उपयोग करते हुए लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसे हम लैक्टिक अम्ल किण्वन बोलते हैं। तीसरा आता है जिसको एसिटिक अम्ल किण्वन कहा जाता है। यहाँ एसिटिक अम्ल बनेगा, एसिटिक अम्ल किण्वन। हाँ जी, यह क्रिया एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु के अंदर पाई जाती है। यहाँ पहले यानी इस प्रक्रिया के अंदर पहले पायरुविक अम्ल से एसीटैल्डिहाइड बनता है तथा बाद में एसीटैल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, पायरुविक अम्ल है,
ये पायरुविक अम्ल हो गया जो किससे बना था, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया से। ये पहले तो क्या बनाएगा, एसीटेल्डिहाइड बनाएगा। अब ये जो एसीटेल्डिहाइड बनाएगा, इसमें से ये जो एसीटेल्डिहाइड है, ये एसीटेल्डिहाइड जल योजन क्रिया के द्वारा एसिटिक अम्ल में बदल जाता है। किसके अंदर पाई जाती है, एसिटोबैक्टर एसिटाई में। यहाँ 2 स्टेप में एसिटिक अम्ल बनता है। प्रथम स्टेप में तो पायरुविक अम्ल एसीटेल्डिहाइड बनाता है और दूसरी स्टेप में एसीटेल्डिहाइड एसिटिक अम्ल का निर्माण करता है। हाँ भाई, नेक्स्ट आता है हमारा ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। हाँ जी, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन की जो क्रिया है वो बेसिलस ब्यूटायरिकस, जीवाणु है बेसिलस ब्यूटायरिकस, बेसिलस ब्यूटायरिकस व क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस जीवाणुओं में पाई जाती है। यहाँ पहले तो पायरुविक अम्ल से एसिटो एसिटिक अम्ल बनता है, यानी जो पायरुविक अम्ल है उससे पहले तो क्या बनता है, एसिटो एसिटिक अम्ल बनेगा, एसिटो एसिटिक अम्ल बनेगा, CO2 यहाँ पे निकलेगी और जल का योजन होता है। अब एसिटो एसिटिक अम्ल है, ये फिर से जल वियोजन करेगा और 4H+ आयन यहाँ पे जुड़ेंगे, 4H+ आयन यहाँ पे जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, ब्यूटायरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्यूटायरिक अम्ल बन जाता है। तो अपन ने 4 तरीके से फर्मेंटेशन, ये जो किण्वन की क्रिया है ये 4 तरीके से पढ़ी। एक तो पहला अपन ने पढ़ा एल्कोहलीय किण्वन, यहाँ पे यीस्ट और कुछ कवकों और कुछ उच्चवर्गीय पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे पायरुविक अम्ल है, डीकार्बोक्सिलीकरण क्रिया करेगा पहले और एसिटेल्डिहाइड बनाएगा, फिर एसिटेल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल में अपचयित, एथिल अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। दूसरा लैक्टिक अम्ल किण्वन में ये कुछ जीवाणु जैसे लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम और मांसपेशियों के अंदर पाई जाती है। इसमें पायरुविक अम्ल है वो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है। एसिटिक अम्ल किण्वन ये एसिटोबैक्टर एसिटाई में पाया जाता है। इसमें पहले तो पायरुविक अम्ल एसिटेल्डिहाइड बनाता है और बाद में एसिटेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। और चौथा हमने पढ़ा ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन, ये बेसिलस ब्यूटायरिकस और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकस में पाया जाता है। इसमें पहले तो पायरुविक अम्ल एसिटो एसिटिक अम्ल बनाएगा और फिर एसिटो एसिटिक अम्ल से ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं श्वसन और किण्वन में अंतर। इधर तो मैं श्वसन ले लेता हूं, इधर किण्वन। श्वसन और किण्वन में क्या अंतर है? हाँ भाई, श्वसन क्या होता है? सामान्यतः श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है, यानी श्वसन का मतलब है ऑक्सीश्वसन, O2 की ये उपस्थिति में होता है। और फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती, O2 की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा श्वसन है वो सभी सजीव कोशिकाओं में होता है, ये सभी
सजीव कोशिकाओं में होता है, सभी सजीवों में होता है। इसके लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जीवित कोशिका की आवश्यकता नहीं होती। किण्वन के लिए जीवित कोशिका की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 जल और ऊर्जा बनती है। यहाँ पे ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण से या तो अल्कोहल बनेगा या फिर कोई अन्य कार्बनिक अम्ल बनेगा, प्लस CO2 बनेगी। CO2 और अल्प मात्रा में, कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। कम मात्रा में क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। लेकिन ये जो जल बना है ना श्वसन क्रिया में, वो जल यहाँ पे नहीं बनता, लेकिन H2O नहीं बनता, H2O नहीं बनता है। ध्यान रखना, यहाँ पे ऊर्जा अधिक मात्रा में बनेगी और यहाँ ऊर्जा वो कम मात्रा में बनती है। ऊर्जा है वो कम मात्रा में बनती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, शर्करा किण्वन के कुछ अन्य पथ। शर्करा विघटन के कुछ अन्य पथ, दो तो अपन ने पढ़ लिए, ऑक्सीकारी यानी ऑक्सीश्वसन और अनोक्सी श्वसन। अब अन्य पथ और पढ़ते हैं। पहला आता है हेक्सोज मोनोफास्फेट परिपथ। हेक्सोज मोनोफास्फेट परिपथ, इसको HMP भी कहते हैं, हेक्सोज मोनोफास्फेट पाथवे। या इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम पेंटोज फास्फेट पथ, PPP, पेंटोज फास्फेट पाथवे। शर्करा विघटन का पहला क्या रहा हमारा? HMP या PPP। सामान्यतः हम बात करते हैं ग्लूकोज ऑक्सीश्वसन द्वारा विघटित होता है, लेकिन कुछ जीवों में ग्लूकोज विघटन के वैकल्पिक पथ भी पाए जाते हैं, जिसे पेंटोज फास्फेट पथ कहा जाता है। इसमें जो 6 कार्बन वाली शर्करा है वो 5 कार्बन वाली शर्करा में विघटित होती है। यानी हेक्सोज है 6 कार्बन वाली जो शर्करा है ग्लूकोज, वो 5 कार्बन वाली शर्करा में विघटित होती है। इसलिए इसको अपन ने पेंटोज फास्फेट पथ कहा है। इस पथ की जो खोज है, इस जो पथ है इसकी खोजकर्ता कौन है? खोज करने वाले हैं बारबर्ग और डिकिंस। बारबर्ग और डिकिंस ने इस पथ की खोज जंतु ऊतकों में की तथा इसका विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं रैकर एवं उनके साथी। रैकर व उनके साथी हैं, वो इसके मतलब विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। अब हम इसकी बात करते हैं कि इस पथ में O2 की उपस्थिति में, इस पथ में किसकी उपस्थिति में? O2 की उपस्थिति में यह पथ कहाँ पे संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है।
अगर आपसे कोई पूछे जो पीपीपी या एचएमपी परिपथ कहाँ पे संपन्न होता है तो आप कहोगे कोशिका द्रव में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यह क्रिया के कुछ चरण हैं जिन चरणों में जाके पूर्ण होती है। पहले चरण में ग्लूकोज अणु का फास्फोरिलीकरण होगा। ग्लूकोज का क्या होगा? फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण होता है पहले चरण में। ग्लूकोज का क्या होता है? फास्फोरिलीकरण होता है। इसमें क्या होगा भाई? ग्लूकोज है वो एटीपी ग्रहण करके हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल जाएगा। ग्लूकोज के जो 6 अणु हैं ये 6 एटीपी ग्रहण करेंगे, प्रत्येक द्वारा एक ग्रहण किया जाएगा। एंजाइम काम में आएगा हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, और बना लेगा क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट प्लस 6 एडीपी, ये भी 6 अणु बनेंगे। ठीक है भाई। अब फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण होगा। अब ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है दूसरे चरण में, ग्लूकोज 6 फास्फेट का ऑक्सीकरण दूसरा चरण आ जाएगा। इसके अंदर जो ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट है वो फास्फोग्लूकोनिक अम्ल के अंदर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाता है। अर्थात दूसरी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये यहाँ पे NADP ग्रहण, NADP को NADPH2 में बदलेगा, यानी ऑक्सीकृत होगा। किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाएगा? फास्फोग्लूकोनिक अम्ल, फास्फोग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा। और साथ में ये 6 NADP काम आएंगे, NADPH2 बन जाएंगे। ठीक है भाई। अब तीसरा चरण आता है इसका, फास्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। जो ये फास्फोग्लूकोनिक जो अम्ल बना है इसका ऑक्सीकारी डी कार्बोक्सिलीकरण, यानी यहां से कार्बन हट जाएगा। अभी 6 कार्बन वाला ही चल रहा है, फिर 5 कार्बन वाला बढ़ जाता है। यानी फास्फोग्लूकोनिक अम्ल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। अब मैं अभिक्रिया लिख रहा हूं, फास्फोग्लूकोनिक अम्ल है NADP काम में आएंगे और ये डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम में आएगा। और क्या बनाएगा? राइबोलोज 5 फास्फेट, राइबोलोज 5 फास्फेट, ये 5 कार्बन वाला है, प्लस NADPH2 प्लस CO2, ये 6 अणु निकल गए और 6 ये बन गए और 6 अणु ये बन गए। हाँ जी, इस तरह राइबोलोज 5 फास्फेट से क्रमागत अनेक समावयवी मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे। इसके जैसे अनेक
मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं जिनका उद्देश्य ग्लूकोज फास्फेट का पूर्ण ऑक्सीकरण करना होगा। यानी ये क्यों बनेंगे कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाए। इस तरह प्रत्येक CO2 अणु के साथ, यानी 6 हैं, तो अगर अपन एक की बात करें तो 6 NADP यहाँ पे बने, 6 NADP यहाँ पे बने, 12 NADP बन गए। तो एक अणु के साथ 6 का भाग देंगे, यानी 12 में 6 का भाग देंगे, तो प्रत्येक CO2 अणु के साथ, यानी प्रत्येक एक CO2 अणु के साथ कितने NADP बनते हैं? 2 NADPH2 बनते हैं, 2 NADPH2 बनते हैं। अब हमें पता है एक NADPH2 से, अर्थात कुल कितने हो गए? कुल 12 NADPH2 बनेंगे, H2 बनेंगे, और एक NADH2 DPH2 ETS के अंदर कितने बनाता है? 3 ATP बनाता है। तो कुल कितने? 36 ATP बनेंगे। भारतीय 36 ATP यहाँ पे बनते हैं। हाँ जी, अगर आपसे पूछे कि जो ये HMP या PPP है, इसमें कुल यानी 6 जो कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इनके जो अणु हैं वो बनते हैं प्रत्येक CO2 के अपघटन के साथ 2 NADPH2 बन रहे हैं। तो एक ग्लूकोज में 6 अणु हैं, तो 6 से 12, और 12 से यानी एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से HMP या PPP से कितने ATP बनेंगे? तो आप कहोगे 36 ATP बनते हैं। ये हमारा ग्लूकोज विघटन का हेक्सोज मोनोफास्फेट पथ या पेंटोज फास्फेट पथ। एक दूसरा आता है जिसको एंटर ड्यूडोरोफ पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटर ड्यूडोरोफ पथ। दूसरा एंटर ड्यूडोरोफ पथ, EDP, एंटर ड्यूडोरोफ पथ। जो ये पथ है ये स्यूडोमोनास जीवाणु में पाया जाता है, स्यूडोमोनास जीवाणु के अंदर पाया जाता है। इस पथ द्वारा ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनता है। ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक अम्ल बनता है। लेकिन इसके बनने की जो क्रिया है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने की जो क्रिया है, अर्थात ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनते समय जो मध्यवर्ती उत्पाद बनेंगे वो ग्लाइकोलाइसिस से भिन्न होंगे, ग्लाइकोलाइसिस से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है इसको स्यूडोमोनास जीवाणु में खोजा, इसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का विघटन होगा, पायरुविक अम्ल बनेगा, लेकिन ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनते समय जो मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, जो ग्लाइकोलाइसिस में जिस प्रकार से बन रहे हैं, उनसे ये भिन्न होते हैं। इसलिए इसको एंटर ड्यूडोरोफ पथ कहा जाता है। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस से के जो मध्यवर्ती उत्पाद हैं, उनसे इसके मध्यवर्ती उत्पाद भिन्न होते हैं। हाँ जी, इस पाठ के जो अन्य टॉपिक हैं उनके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें। धन्यवाद।